तो मैक्सवेल के 4 समीकरण अपन देख लेते हैं। मैक्सवेल ने जो आंशिक वहां परिवर्तन किया था ना, ठीक है, किसमें, संधारित्रीय परिपथ में। तो हमारा जो आपका समीकरण जो बने थे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लेकर के, तो उन्होंने 4 समीकरण हमको दिए थे जिसको अपन मैक्सवेल के 4 समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण कौन कौन से थे आपके? तो सबसे पहला था आपका, याद होगा आपको, है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, याद है, ईडीएस, ठीक है। और ये किसके बराबर था आपका, याद करिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसका समीकरण था ये? गॉस का समीकरण, है ना, गॉस का समीकरण। इसके बाद फिर हमने बोला था कि यदि यही क्लोज इंटीग्रल, है ना, मतलब ये बंद पृष्ठ का समाकलन यदि हम किसका करें, चुंबकीय क्षेत्र का करें, किसका करें, चुंबकीय क्षेत्र का करें, तो ये बराबर कितना हो जाता है आपका, 0। ये भी गॉस का ही प्रमेय, गॉस का ही नियम था, ठीक है। तीसरा जो समीकरण था हमारा, वो था हमारा विद्युत क्षेत्र के लिए, कि जब हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, जब हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो कि जिस भी चालक से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ मतलब विभवांतर आया, वोल्टेज आया, विभवांतर आया मतलब क्या हुआ, आपका विद्युत क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो क्या दिखा सकते हैं हम लोग इसको, देखिए ध्यान से। तो हमने यहां पर लिखा रैखिक समाकलन EDL, और ये बराबर होता है d फाई बाई dt के। फाई कौन सा है यहाँ पर, B वाला, है ना, आपको ध्यान में रखना है। देखिए ध्यान, यदि ये याद नहीं आ रहा होगा तो इसको समझिएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, d फाई बाई dt करते हैं ना, क्या, d फाई बाई dt, ये किसके बराबर होता है आपका, विद्युत वाहक बल के, होता है कि नहीं होता है। और यदि इस विद्युत वाहक बल को मैं लिखूं क्या, भी लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, भी, ठीक है। तो d फाई बाई dt बराबर किसके हो गया, भी के। अब आपको एक सूत्र याद होगा, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V बाई L, L होता है, और जब R भी आप ले सकते हैं, दूरी कहने का मतलब है यहाँ पर। तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, EL। तो यदि हम बोलें कि कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर V बराबर, तो ये हमारा तात्क्षणिक पे था ना, उस समय फ्लक्स में परिवर्तन, हम कुल बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ V ना, कितना हो जाएगा ये EL, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, DL, ठीक है। यही चीज हमने लिखी हुई है यहाँ पर। क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट इसमें? तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि ये चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है, इसको हमको किसने दिया था, आपके फैराडे ने दिया था। फैराडे लॉ था ये, फैराडे का नियम, है ना, ये फैराडे का नियम था। क्लियर है इतनी बात? और चौथा जो था, जो हमको किन्होंने दिया था, एम्पियर ने जो नियम दिया था चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, जिसमें मैक्सवेल ने आंशिक संशोधन किया था, वो क्या था आपका, याद करिए। तो वो था हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन BDL, ये किया था ना हमने। और ये किसके बराबर होता है, याद करिए, म्यू नॉट I के, है ना। और I क्या था यहाँ पर, तो आपको याद होगा, म्यू नॉट I जो है आपकी चालन धारा और विस्थापन धारा का योग थी। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आपका म्यू नॉट ID का मान आपको याद होगा, IC प्लस क्या लिखे थे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ना, एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt, ठीक है इतनी बात। तो ये जो अच्छा, इसको हम, इस वाले समीकरण को हम लोग क्या नाम दे रहे थे आपका, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। क्या कह रहे थे हम इसको, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, ठीक है। और इन चारों समीकरणों को हम साथ में क्या कहेंगे, मैक्सवेल के समीकरण। क्लियर है इसमें बात, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये 4 समीकरण आपको ध्यान में रखने हैं। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि मैक्सवेल के 4 समीकरण बताइए, तो आप इन चारों के बारे में बताएंगे, है ना। ये दोनों किसके हैं, गॉस प्रमेय थे, गॉस के नियम से थे, और ये हमारा फैराडे का नियम था, और ये एम्पियर का नियम था, जिसमें आंशिक संशोधन किया हुआ था इन्होंने। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट इसमें? अच्छा, यदि सिर्फ एम्पियर मैक्सवेल समीकरण बोलेगा तो हमको चौथे को लिखना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा,
ये समीकरण बताने के बाद जैसे हमने बोला विस्थापन धारा, अब ये विस्थापन धारा उत्पन्न कैसे हुई थी, एक बार इसके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि यहीं से हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में समझा था। तो आपने क्या देखा था कि विस्थापन धारा जो थी विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन से उत्पन्न हो रही थी। कैसे उत्पन्न हो रही थी? विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन से। और आपने देखा कि जब विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होगा तो वहां क्या होगी? धारा बहेगी। और धारा किसी भी चालक में, किसी भी जगह पे, क्षेत्र में धारा बहने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है बात ये, है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र एक समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और ये विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर रहा है? धारा। और धारा क्या उत्पन्न कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे सीधे हम कहें कि समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर रहा है? आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और इसी को हम यदि दोबारा पढ़ें, उल्टा करें कि भाई जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो वो क्या उत्पन्न करता है? आपका धारा उत्पन्न करती है? धारा नहीं उत्पन्न करती, उसको पहले बोलते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी, यहां पर हमने देखा था भी क्या उत्पन्न होता है वहां पर? विभवांतर विद्युत क्षेत्र, है ना? तो हम इस तरीके से यदि इसको हम एक लाइन में समझाना चाहें तो हम क्या समझा सकते हैं कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर है बात ये, है ना? कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार से ये जो है हमारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। और यहां पर क्या बह रही है? आपकी धारा बह रही है। धारा हम कहें या ऊर्जा कहें, इसी को हमने नाम दिया था विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब ये ध्यान से समझिएगा कि इसमें ये तरंग संचरण होता कैसे है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका y अक्ष ले लिया, ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं x अक्ष है, ठीक है। अब यहां पर जो है ध्यान से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र जो आपका होता है, यदि मैं कहूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है आपकी, तो यदि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो है हमारा इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है ना? ऐसे, चूंकि परिवर्ती है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उसमें दोलन हो रहा है ना? प्रेरित है ना, ये साइन का पालन कर रहा है ये, है ना? तो साइन का जब पालन कर रहा है तो वो कैसा होगा? आपका दोलन करेगा ना वहां पर। तो दोलन करेगा तो इस प्रकार से मान लेते हैं दोलन कर रहा है विद्युत क्षेत्र, है ना? विद्युत क्षेत्र यदि ऐसा दोलन करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? आपका उसके लंबवत उल्टा दोलन करेगा। देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र कैसा कर रहा है? इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, ऐसे दोलन कर रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? ऐसे दोलन कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसको क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट इसमें? या इसका उल्टा हम बना दें कि आपका यदि विद्युत क्षेत्र ऐसा दोलन कर रहा है ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र कैसा कर रहा है? दोलन ऊपर की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा कर रहा है? ठीक है, इसके लंबवत। क्लियर है बात ये? अब आप समझिए इस चीज को, यहां ध्यान से समझिएगा। यदि मैं बताऊं कि ये विद्युत क्षेत्र का दोलन है, इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र का दोलन है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कैसा दोलन कर रहा है? ऊपर नीचे, है ना? इस प्रकार से दोलन कर रहा है ये, ठीक है। देख रहे हैं? अब ये जो विद्युत क्षेत्र है हमारा समय के साथ में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है ना? इसी तरीके से हम बताएंगे इसमें कि समय के साथ में इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ये समय के साथ में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र किसका निर्माण करेगा? आपका परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? इसके लंबवत। तो यदि लंबवत के लिए मैं एक और अक्ष ले लेता हूं, इस प्रकार से z, एक्स वाई और जेड हमने लिया हुआ है ना, तो हम कहेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें, यदि मान लीजिए इसको मैं ऐसे दर्शाता हूं तो इसका जो आपका दोलन होगा वो इस प्रकार से होगा, इसकी दिशा में ना। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपस में कैसे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं ना हमारे अक्ष। तो ये उसमें विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र आपका इस प्रकार से दोलन कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा इस प्रकार से इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा।
क्लियर है बात ये। अब देखिए यहां पर ये आया, जब ये इस विद्युत क्षेत्र ने क्या बनाया, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाया। अब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगा, फिर से विद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र। देखिए इसने अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाया और ये फिर से आपका कैसा हो गया, यहां पर लंबवत, दिशा सबकी वही है। क्लियर है इतनी बात। और फिर ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या बनाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से समझ रहे हैं इसको। और ये इसकी दिशा इस प्रकार से लंबवत, ठीक है। देखिए आपको ये वाली दिशा दिख रही है ना, जेड वाली, तो वाई और जेड कैसे आपस में लंबवत है ना। क्लियर है इतनी बात। तो इस प्रकार से आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्ती हैं, ये यहां पर दोलन करते हैं और इनके दोलन करने से तरंग जो होती है, हमारी जो धारा है ना, जो ऊर्जा है, वो इन दोनों के लंबवत है ना। किसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किस में दोलन कर रहा था, वाई अक्ष में। चुंबकीय क्षेत्र किस में दोलन कर रहा था, जेड अक्ष में। तो इनके लंबवत क्या हो गया, आपका एक्स अक्ष हो गया। तो हमारा जो तरंग है वो एक्स अक्ष में इनके लंबवत इस प्रकार से संचरण कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो तरंग संचरण की दिशा कैसी है, विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, उनके दोलन के लंबवत। बात समझ में आई इतनी। अच्छा, यहां पर कोई मटेरियल, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन, कोई आवेश यहां से वहां नहीं जा रहा है ना। ये सिर्फ क्या हुआ यहां पर कि जो हमने शुरुआत में पढ़ी हुई थी कि भाई आवेश के बढ़ने से क्या था, संधारित्र के पास में आवेश के बढ़ने से यहां पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ समय के साथ वाला ना, आवेश वहीं बढ़ रहा है संधारित्र के पास में, है ना। विद्युत क्षेत्र उसी के पास में उत्पन्न हो रहा है ना। और यही विद्युत क्षेत्र, यही जो ऊर्जा है आपकी, यही ऊर्जा यहां से इस प्रकार से चल रही है। क्लियर है बात ये, कोई डाउट इसमें। आवेश आपका वहीं का वहीं रखा है, आवेश कहां है, वही संधारित्र के पास में है। लेकिन उसने जो डिस्टरबेंस उत्पन्न किया, उसने जो यहां पर ऊर्जा उत्पन्न की, जो आवृत्ति उत्पन्न की, वो आवृत्ति आपकी जो तरंग है, आवृत्ति जो है तरंग, वो यहां से चल रही है। क्लियर है बात ये। तो यही प्रकृति आपकी सूर्य की भी होती है ना। सूर्य के पास भी क्या होता है, इसी प्रकार की आवृत्ति की तरंगे यहां पर उत्पन्न होती है ना। सूर्य से कोई चीज चल करके हमारे पास तो नहीं आ रही है ना, हमको उसकी ऊर्जा मिलती है। और कोई चीज हमारे पास में, वस्तु कोई चल करके नहीं आ रही, कोई कण नहीं आ रहा है हमारे पास में। आता है क्या, टकराता है क्या हमसे, नहीं होता है, बस हमको उसकी ऊर्जा मिलती है ना। तो ये वही डिस्टरबेंस जो वहां से उत्पन्न हुआ, उस वायु या निर्वात में चल करके हमारे पास तक पहुंचा। ठीक है, तो यही हमने बात करी थी कि चूंकि यहां पर क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए। तो ये तरंग बिना किसी माध्यम के ही एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है, और इसी को हमने क्या बोला, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है बात ये, है ना। तो मैक्सवेल ने इतना इसको सैद्धांतिक रूप से समझाया, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए इसको, मैक्सवेल ने, है ना। मैक्सवेल ने इसको प्रूफ नहीं कर पाया। और जब तक ये प्रूफ हुआ, प्रूफ किया इसको उन्होंने, किसने, हर्ट्ज ने किया। हर्ट्ज ने एक छोटे तरंगदैर्घ्य की वहां पर धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करी, और उसको देखने के लिए जब तक में उसको उनकी मान्यता मिली, तब तक में मैक्सवेल साहब स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए इसको आप नोट करें, है ना।